कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय कक्षा 6 का पाठ 8 जिसका नाम है शरीर में गति। प्यारे बच्चों, शरीर में गति पाठ के पहले भाग में हमने मानव शरीर में होने वाली विभिन्न गतियों, अलग अलग अंगों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। साथ ही हमने मानव कंकाल के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। प्यारे बच्चों, आज अपने इस दूसरे भाग में हम सीखेंगे जंतुओं की चाल के विषय में। विभिन्न प्रकार के जंतु चाल के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। प्यारे बच्चों, गाय, भैंस या अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं की चाल तो आपने देखी है, परंतु क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? किस प्रकार से ये छोटे छोटे जंतु गति करते हैं? इनके गति के क्या विशेष तरीके होते हैं? यही सब जानकारी हम अपने आज के पाठ में सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे मछलियों के विषय में कि मछलियों का शरीर किस प्रकार से जल में गति करने के लिए अनुकूलित होता है, और एक सर्प कैसे गति करता है, या फिर एक तिलचट्टा यानी कॉकरोच यह कैसे उड़ता है, और पक्षियों की उड़ान आपने देखी है, वह कैसे हो पाती है। तो आइए सीखते हैं इन सभी जंतुओं की चाल के विषय में। मैं क्या करूं? जंतुओं की चाल मेरी समझ से परे है। मुझे तो परेशान हो गया हूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ दोस्त? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बताऊं, ये जंतुओं की चाल मुझे समझ नहीं आती। मैं परेशान हो गया हूँ। बस इतनी सी बात? इसमें क्या परेशानी वाली बात है? चलो मेरे साथ कक्षा 6 में, जहाँ हो रहा है पाठ 8 शरीर में गति। और आज वहाँ जो क्रियाकलाप होने वाले हैं वह तो बिल्कुल तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए ही है। जानते हो क्या पढ़ने वाले हैं आज? जंतुओं की चाल के विषय में ही। और तुम साथ साथ सीख लेना, जिससे तुम्हें ये जो समस्याएं आ रही हैं सारी हल हो जाएंगी। चलो बिल्कुल परेशान मत हो। प्यारे बच्चों, केंचुए की गति को समझने के लिए हमें केंचुए के शरीर की बनावट के विषय में पता होना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है, परंतु केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती। यह पेशियों से बना होता है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। और बच्चों, चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को यानी पीछे के भाग से भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग यानी आगे वाले भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है।
और बच्चों इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह केंचुआ अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। ऐसी कौन सी खास आकृति होती है इसके पास जिससे यह जमीन से टिका हुआ रहता है। तो बच्चों इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। बच्चों केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है और बच्चों केंचुए द्वारा किया गया यही कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है और इसीलिए केंचुए को किसानों का मित्र भी कहते हैं। तो समझे ना केंचुए की चाल और उसके फायदे। प्यारे बच्चों अब चर्चा करेंगे घोंगा की, किस प्रकार यह चलता है। और चित्र में जो जंतु आपको नजर आ रहा है उसी को हम घोंगा कहते हैं। बच्चों आपको इसकी पीठ पर एक गोल संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बाह्य कंकाल अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई भी सहायता नहीं करता। यह तो बस इसके साथ खींचता जाता है। बच्चों जैसे ही कवच का छेद खुलता है उसमें से एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आते हैं। यह मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। यहाँ जैसे आपको चित्र में नजर आ रहा है और यही पेशीय पाद इसकी चलने में सहायता करता है। तो यह हमने क्या देखी, घोंगे की चाल, यानी यह किसकी सहायता से चलता है, पेशीय पाद की सहायता से, यानी पैर की सहायता से, और इसकी चाल धीमी होती है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और जीव को। प्यारे बच्चों क्या चित्र को देखकर आप पहचान सकते हो कि यह जीव कौन सा है? शाबाश, इसे हम कॉकरोच या तिलचट्टा कहते हैं। बच्चों तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। और बच्चों इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में इसकी सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और यही बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। और बच्चों यदि आप चित्र को ध्यान से देखोगे तो वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। इसके अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। तो इस प्रकार सभी पेशियां मिलकर तिलचट्टे को चलने, दीवार पर चढ़ने और वायु में उड़ने में सहायता करती हैं। है ना मजेदार? और प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करेंगे आपके पसंदीदा हवा में कलाबाजियां करने वाले पक्षियों की। वह कितने अच्छे और सुंदर लगते हैं जब पक्षी हवा में दूर ऊंचाई तक उड़ते जाते हैं।
तो बच्चों, कुछ पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं और बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। बच्चों, पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। आप सोचेंगे ऐसी क्या विशेषता है? तो बच्चों, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं और इन्हीं के कारण इनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं और पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद यानी आगे वाले पैरों की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं और कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। और बच्चों, वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं और पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार सभी अस्थियां मिलकर के इस तरीके से बनी होती हैं कि पक्षी को उड़ने में बहुत सहायता करती हैं। और बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम आपको नाव के चित्र क्यों दिखा रहे हैं। आपने कभी कागज़ की नाव बनाई है? ज़रूर बनाई होगी। बच्चों, आप नाव के दोनों सिरों को देखिए। क्या वह चौड़ी ओर से जल में जा पाती है? क्या इस प्रकार आप नाव जल में सरलता से चला सकते हैं? नहीं ना। फिर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है और शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा रेखीय। शाबाश। और बच्चों, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। बच्चों, जब मछली तैरती है तो तैरने की प्रक्रिया में इसके शरीर का आगे वाला भाग एक और मुड़ जाता है और इसकी पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है और चित्र में देखने के अनुसार यह अपने शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से इसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और इससे एक झटका लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। और इस प्रकार के क्रमिक ताल से यानी बार बार करने से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करते हैं। और बच्चों, अगर आप मछली के शरीर को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके शरीर पर और भी पंख नजर आएंगे जो तैरते समय जल में संतुलित बनाए रखने और दिशा निर्धारण करने में मछली की सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र यानी फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से ये प्राकृतिक जीव हम मनुष्य की भी सहायता करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? और बच्चों, क्या आप याद करके यह बता सकते हैं कि यह सीधा चलता है या नहीं? प्यारे बच्चों, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और बच्चों इसके शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ये परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हों। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। बच्चों, सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार
सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है और इस कारण से सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। तो ये देखिए आपने सर्प में गति किस प्रकार से होती है। और बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपके काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ऐसे ही बहुत से प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते होंगे, जिनके विषय में हम आने वाली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ेंगे। और बच्चों, अब समय है हमने इस पाठ में अब तक क्या क्या सीखा। आपने क्या सीखा? सबसे पहले इस पाठ में कुछ प्रमुख शब्द आए हैं। वह कौन कौन से शब्द हैं, उन्हें एक बार देखते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहला शब्द है मेरुदंड। यह एक नया शब्द हमने सीखा है, मेरुदंड। दूसरा शब्द है पेशी। तीसरा जो प्रमुख शब्द हमारे इस पाठ में आया है वह है कंदूक खली का संधि। यह एक संधि का नाम है। और अगला शब्द है बाह्य कंकाल। और बच्चों, एक और महत्वपूर्ण शब्द हमने सीखा है, वह है शूक। और एक और शब्द है श्रोणी अस्थियां। ये एक अस्थियों का नाम है जो मानव शरीर में पाई जाती हैं। और एक अन्य शब्द है उपास्थि। उपास्थि भी अति महत्वपूर्ण शब्द है। फिर है धुराग्र संधि। यह भी एक संधि का नाम है। अगला शब्द है गुहिका और उससे आगे है पसली पिंजर। और फिर है अचल संधि। अचल संधि भी एक प्रकार की संधि होती है। और उसके बाद है एक और प्रमुख शब्द जिसका है कंधे की अस्थियां। और बच्चों, उसके आगे है जंतुओं की चाल। फिर है कंकाल और आगे है एक और संधि का नाम, वह है हिंज संधि। और अन्य प्रमुख शब्द है धारा रेखीय। तो ये अपने प्रमुख शब्द हैं जो हमने इस पाठ में सीखे हैं। इनके अलावा हमने बहुत से महत्वपूर्ण बातें इस पाठ में सीखी हैं, जैसे अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। अगला जो मुख्य बिंदु हमने सीखा है वह है मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात हमने इस पाठ में सीखी वह है पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। आगे हमने सीखा अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, हमने पक्षियों के विषय में भी सीखा, जैसे पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। यही नहीं, सांप के विषय में भी हमने सीखा कि वह कैसे गति करता है। बच्चों, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में
वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे यानी कॉकरोच को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। साथ ही बच्चों, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधस्तह पर शूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। और बच्चों, घोंगा पेशीपाद की सहायता से चलता है। तो ये अति महत्वपूर्ण बातें शरीर की गति के संबंध में हमने सीखी, किस प्रकार से विभिन्न जंतु शरीर में गति करते हैं। आपको अवश्य ही मजा आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।